अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांस थेरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियरल चेंजेस। कोई भी बिहेवियर चेंज करना है तो उसके लिए हमने किन प्रोसीजर से गुजरना है और क्या स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं ताकि हम अपने बिहेवियर में कोई चेंज ला सकें। आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे। बिहेवियरल चेंजेस में 5 स्टेजेस आती हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेज है प्री कंटेम्पलेशन स्टेज। प्री कंटेम्पलेशन स्टेज में हमें पता नहीं होता अपने बिहेवियर के बारे में और वी आर अनअवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, और हम ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स के बारे में नहीं सोचते बल्कि अपने बिहेवियर को कंटिन्यू रखते हैं। प्रेशर ऑफ सोसाइटी हम पे होता भी है और नहीं भी होता, हमें उसका फ़र्क नहीं पता चल रहा होता। बेसिकली ये डिनाइल स्टेज होती है हमारे किसी भी बिहेवियर की। जैसे कि इसमें एग्जांपल लेते हैं, एक स्मोकर है, उसको इस स्टेज में नहीं पता होगा कि वो प्री कंटेम्पलेशन स्टेज में वो सोसाइटी का भी प्रेशर है उस पर या कुछ भी है, या वो क्यों स्मोकिंग कर रहा है, बस उसको स्मोकिंग करनी है तो वो स्मोकिंग कर रहा है। अब जब प्री कंटेम्पलेशन स्टेज से, यानी कि अपनी अनअवेयर्ड स्टेज से, जब कोई भी पेशेंट हमारे पास नेक्स्ट स्टेज पे जाता है या कोई भी बिहेवियरल प्रॉब्लम का जो है क्लाइंट हमारे पास नेक्स्ट स्टेज पे जाता है, तो उसके बाद स्टेज आती है कंटेम्पलेशन स्टेज। कंटेम्पलेशन स्टेज में अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, इनसाइट अवेक होना शुरू हो जाती है, बट नॉट स्टार्टिंग एनी एक्शन। इसमें बेसिकली यही डिफरेंस है कि इसमें कोई एक्शन नहीं अभी क्लाइंट उठा रहा होता, बल्कि सिर्फ अपनी नॉलेज और प्रोज एंड कॉन्स और पॉजिटिव्स नेगेटिव्स इस तरह की बातों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, सोसाइटी के प्रेशर के बारे में सोचना शुरू कर देता है, पर एक्शन में भी कोई नहीं आ रहा, बिहेवियरल चेंज अभी कोई नहीं आ रही। जैसे कि वो स्मोकर है हमारे पास, तो वो स्मोकर अभी सोचना शुरू हो जाएगा कि स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, हैबिट ये एक बैड हैबिट है या उसकी नेगेटिव पॉजिटिव सारा सारा कुछ सोचना शुरू कर देगा। और लेकिन अभी वो उसको कम करने के बारे में या उसको छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकेगा। अब हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आ रहा है, वो कंटेम्पलेशन स्टेज में फंस गया है, यानी उस कंटेम्पलेशन स्टेज तक वो आ चुका होता है बेसिकली जब वो किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी के पास जाता है। तो नेक्स्ट स्टेज उसकी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प के ज़रिए होती है, और दैट इज़ प्रिपरेशन स्टेज। दिस इज़ द थर्ड स्टेज इन द ट्रांस थेरेटिकल मॉडल। और इस स्टेज में प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, और प्रिपरेशन किस बारे में स्टार्ट हो जाती है कि उसको नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स हेल्थ हैबिट्स अपने लिए उसको फ़ायदा जो है जिस चीज़ में, उस चीज़ पे फोकस करना, और बिहेवियर चेंज, इंफॉर्मेशन कलेक्शन अबाउट द प्रॉब्लम वो शुरू हो जाता है इस स्टेज में। और उसने बेसिकली इस स्टेज में आके जो मेन चेंज आती है उसके बिहेवियर में, दैट इज़ टू टेक द एक्शन। एक्शन लेना उसने शुरू कर दिया है इस स्टेज में, और उसने इंफॉर्मेशन कलेक्शन शुरू कर दिया है। ही विल ट्राई टू चेंज हिज बिहेवियर नाउ। जब चेंज बिहेवियर करेगा तो साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और ट्राई अगेन का फॉर्मूला उसने अप्लाई करना शुरू कर दिया है। साइकोलॉजिस्ट उसकी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसकी हेल्प कर रहा है काउंसलिंग के ज़रिए और डिफरेंट इस थेरेपी के ज़रिए उसकी हेल्प हो रही है। और नॉट एलिमिनेटिंग बिहेवियर बट ट्राइंग, ही इज़ ट्राइंग। अगर उसका बिहेवियर कम नहीं हो रहा, अगर उस फॉर एग्जांपल उस स्मोकर की स्मोकिंग कम नहीं हो रही, बट ही इज़ ट्राइंग इन दिस स्टेज, एक्शन लेना शुरू हो गया। कंटेम्पलेशन से नेक्स्ट स्टेज में आने का डिफरेंस यही है कि उसमें एक्शन नहीं, वो अपनी जो सेल्फ मोटिवेशन थी उसकी, उसमें वो उसी तक था, उसके बाद जो नॉलेज थी वो स्टार्ट हो गई थी। और जो प्रिपरेशन स्टेज है उसमें उसने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। इससे जो नेक्स्ट स्टेज हमारे पास फोर्थ स्टेज है, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू प्रिपरेशन स्टेज। प्रिपरेशन स्टेज जब हमारी ज़्यादा सारी हो जाएगी तो उसके बाद हम एक्शन स्टेज में आएंगे। हम उसमें थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम प्रॉपर एक्शन ले रहे हैं। इसमें हमारी एनर्जी जो है वो फुल है, एनर्जेटिक फॉर द चेंज है। जो क्लाइंट है वो एनर्जेटिक होता है इसके चेंज के लिए, और कमिटमेंट ऑफ टाइम के साथ वो अपनी जो भी हैबिट है उसको डिवाइड करके उसको कम कम लेवल पे लाता है। फॉर एग्जांपल जो स्मोकर अगर 15 स्मोक्स ले रहा है दिन में, तो वो फिर 10 पे आ जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता 8 पे आ जाएगा, 5 पर आ जाए तो 5 उसकी बहुत बड़ी सक्सेस होगी। यानी एक्शन स्टेज में ही इज़ टेकिंग एन एक्शन अगेंस्ट द प्रॉब्लम। उसने बेसिकली इस स्टेज में अपना जो चेंज है वो बिहेवियर में ले आया है, और एक्शन उसने स्टार्ट कर दिए हैं, ओवरकम हिज प्रॉब्लम वो कर रहा है। और इस जो बिहेवियरल चेंज है इसका रिज़ल्ट उसके पास निकलेगा कि उसने अपना बिहेवियर जो था, जो इस मॉडल का टारगेट था, वो पूरा कर लिया। यानी उसने अपने बिहेवियर में चेंज ले आया, एक्शन ले आया, एक्शन में चेंज ले आया, उसने सिगरेट्स कम कर दी हैं। तो दिस इज़ द सक्सेस ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड द क्लाइंट। इसके बाद जो स्टेज आती है दैट इज़ मेंटेनेंस स्टेज। मेंटेनेंस स्टेज में उसने जो अपना इंसाइट है और अपनी जो इंफॉर्मेशन अबाउट द
प्रॉब्लम है वो उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, अपनी इंसाइट को वेक रखना है कि उसने इस बिहेवियर को छोड़ना नहीं है, उसने इस बिहेवियर को कंटिन्यू रखना है, मेंटेन रखना है, और फोकस ऑन द गेन्स उसने रखना है, गेन्स पे फोकस रखना है। और सोसाइटी जो है वो उसको मोटिवेट करेगी या नहीं करेगी, उसने अपनी सेल्फ मोटिवेशन की बहुत हेल्प लेनी है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और पेरेंट्स की बहुत हेल्प लेनी है, और इस स्टेज पे उसने अपने आप को मेंटेन रखना है। अब उसके पास कोई हम स्पेसिफिक, अगर उसको बहुत प्रॉब्लम फील हो रही है तो हम उसको स्पेसिफिक टाइम पीरियड देंगे। स्पेसिफिक टाइम पीरियड जब हम उसको देंगे तो वो उसके उसके पास एक लिमिट होगी कि मैंने 3 मंथ्स तक फॉर एग्जांपल इस काम को कंटिन्यू रखना है। 3 मंथ के बाद उसने उस काम के प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव्स लिखने हैं, फिर उसको इस तरह इस पूरे प्रोसीजर से गुजारना है। अब इस पॉइंट के बीच में जब मेंटेनेंस स्टेज में वो आ जाएगा तो उस पे एक पॉइंट उसको तंग करेगा, दैट इज़ रीकैप ऑफ द प्रॉब्लम। उसको अपनी बिहेवियर में कभी कभी बोरियत या कभी कभी कुछ ऐसा होगा कि वो अपनी सिगरेट्स पे ज़्यादा कर लेगा इजाफा। मे बी उसकी लाइफ की कोई और स्ट्रेस लेवल बढ़े तो वो उसका जो जो टेंशन रिलीज़ है वो स्मोकिंग में उसकी हो जाए, या वो अगर बहुत खुश बच्चा है वो फैशन एज अ बिहेवियर बस स्मोकिंग करता है तो वो अपनी स्मोकिंग को बढ़ा दे। कोई भी रिकैप आ जाता है, उसका पिछला बिहेवियर जो है वो वापस आ जाता है, टर्मिनेशन पॉइंट जो है वो थ्रू आउट द इस जो है पूरा स्टेजेस हैं उसमें चलता रहेगा। अब एकदम टर्मिनेशन पॉइंट आ गया है तो वो उसने अपनी इनसाइट को वे करना है, साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलके उसने जो पूरा साइकिल था उसको दोबारा चलाना है, और बैक टू प्रॉब्लम से उसने इनसाइट को वेक रख के और मेहनत करके तो अपनी जो बिहेवियर चेंज है उसमें उसको फॉलो अप करते रहना है। रिलैप्स की पॉसिबिलिटी हर चीज़ में होती है तो उसने इन कुछ कुछ ऐसी रिकैप ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो किसी भी बिहेवियर में, पॉजिटिव बिहेवियर हो या नेगेटिव बिहेवियर हो, वो आता है। अगर हमारे सर में दर्द हो रही है तो हमने उसकी एक दफ़ा मेडिसिन ले ली है, 2 दफ़ा ले लिया, हमें कुछ बड़ा प्रॉब्लम हुआ है तो उसके बाद उसकी रिकैप जो आते रहते हैं हमें सर दर्द के, वो आते ही रहते हैं। उसके लिए हमने दोबारा काम करना है उस पर, और इस तरह उनकी कोई काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग के साथ साथ वो अपने बिहेवियरल चेंजेस जो हैं वो आराम से कर सकते हैं। अगर थोड़े अरसे वो नहीं भी करे, बीच में उनका ज़्यादा पॉइंट आ गया है कि वो अपने आप को उतनी स्मोक ले रहे हैं, तो उस चीज़ को हमने फॉलो अप करते करते उस चीज़ को, उस बिहेवियर पैटर्न को रखते हुए अगला टाइम टेबल बनाना है, अगली टाइम लिमिट देनी है कि इस टाइम लिमिट में हमने इस बाउंड्री को फॉलो अप नहीं किया और इसके बाद इस टाइम लिमिट में फॉलो अप किया है। ये पूरा एक प्रोसीजर है जो हमने क्लाइंट को भी समझाना है, और हो सके तो उसके फैमिली मेम्बर्स जो उसको मोटिवेट करें इन द प्रोसीजर उसको भी समझाना है। और इसके अलावा जो पूरा क्लाइंट का जो पूरा बिहेवियर एक्शन है उस रिटन फॉर्म में उसको रखना है ताकि वो काम आए क्लाइंट के भी, फैमिली के भी, और क्लाइंट की मोटिवेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जब वो रिटन फॉर्म में कुछ लिखेगा या उसके पास होगा, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए भी ये आसानी होगी कि उसके पास रिटन फॉर्म में सारा प्रोसीजर हो कि उसकी बिहेवियरल चेंजेस में आया क्या क्या। अब उसमें उसका थॉट रिकॉर्ड होगा, थॉट रिकॉर्ड इस तरह होगा कि उसका डीटीआर बनेगा, डेली थॉट रिकॉर्ड में उसका जो जो भी स्मोकिंग से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग से रिलेटेड जितनी भी बातें आएंगी वो सारी रिकॉर्ड में राइट डाउन होंगी। सो दिस वाज द प्रोसीजर ऑफ किसी भी बिहेवियर में चेंज लाने का, ये प्रोसीजर था, और इस प्रोसीजर को फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रोसीजर बहुत हेल्पफुल है इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।